लेकिन दोस्तों आज हम अपने वीडियो में एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो कि ग्रुप डी में पोस्टेड हैं और ये आज बताएंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी किया और ग्रुप डी की वैकेंसी जो आ रही है उसमें आईटीआई लागू रहेगा नहीं रहेगा और कैसे तैयारी करना है, क्योंकि लाखों बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये जो बात बता रहे थे ना मेरे को, मैं बोला वीडियो में बताइए, क्योंकि हर एक ग्रुप डी तैयारी करने वाले बंदे को ये बात जानना चाहिए कि कैसे ये स्ट्रेटजी फॉलो किए थे। अभी पॉइंट्समैन में इनका जॉब हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जैसा कि दोस्तों सर ने बताया कि अभी मैं पॉइंट्समैन में हूँ और अगर देखा जाए तो एक ग्रुप डी का, रेलवे में ग्रुप डी का जो जॉब्स होता है वो अगर हम ये कहें कि बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रेलवे एक इमोशंस है। हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो तैयारी करता है, रेलवे भारत की सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली संस्था है और हम लोग इस आयास से हम लोग उसमें जॉब करते हैं, तैयारी करते हैं कि रेलवेज़ का बहुत सारा बेनिफिट्स भी हम लोग को मिलता है। जैसे ट्रेवलिंग पास हो गया, आने जाने का सुविधा का कोई दिक्कत नहीं रहना, मेडिकल सुविधा हो गई, या फिर रिलेटिव कहें तो उसके आसपास वाले को भी सुविधा मिलता है, उसके बच्चे, उसके पत्नी, वो सब भी सुविधा मिलती है रेलवे में। सबसे बड़ी तो देश की सबसे बड़ी हाँ, संस्था का सेवा सेवा है कि एक रेलवे, ऐसे तो सेवा हर क्षेत्र में होता है लेकिन रेलवे में सेवा करना एक बहुत गर्व की बात है, प्राउड की बात है। और अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी से पकड़ के हम लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम के जरिए बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि अभी हम बता रहे हैं कि हम लोग अभी पॉइंट्समैन पे हैं और पॉइंट्समैन पोस्ट को पकड़ के बहुत सारे हमारे कलीग या उन सीनियर्स जो है, सुपरिटेंडेंट या बात करें स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, टीसी, कॉमर्शियल क्लर्क, बहुत सारे ऊंचा ऊंचा पोस्ट पे चले गए हैं। अगर सोचो उसका एक आधार ग्रुप डी था, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ग्रुप डी में आए तो मेरा जो सीमा है ग्रुप डी तक ही रहेगा। हम लोग बहुत आगे भी उसको पकड़ के जा सकते हैं। ऊपर जाना है तो छोटे छोटे स्टेप को छोटे स्टेप को पार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ज़्यादा मेहनत लगता है रेलवे का दरवाज़ा खोलने में। अगर दरवाज़ा एक बार खुल गया तो अपने आप आसान हो जाते हैं रास्ता और हम लोग आगे पहुंच पाते हैं। अब रही रेलवे की बात, तो अभी जहां तक संभावना है कि रेलवे में आईटीआई को लागू कर दिया जाएगा और आईटीआई को अगर लागू कर दिया जाएगा तो बहुत सारे जो आईटीआई नहीं किए हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन जो आईटीआई किए हैं तो हो सकता है वो अपना ट्रेड पर भी ध्यान दे, क्योंकि अगर ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर उन पे कमांड रहेगा तो वही आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप पॉइंट्समैन में है ना? जी सर। तो पॉइंट्समैन में आपको कहाँ का अपॉर्चुनिटी मिलता है? आप पॉइंट्समैन के थ्रू आगे क्या कर सकते हैं? कौन सा जीडीसी एलडीसी जो भी होता देखिए, है? ऐसे डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है उस हर एक ग्रुप डी को होता है, लेकिन रेलवे में पॉइंट्समैन को, यानी इसको हम लोग ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट पे हैं, तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में एक अलग से फॉर्म इसका फिलअप आता है जो सिर्फ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वाला ही भर सकता है, यानी ग्रुप डी का जो पॉइंट्समैन वगैरह वो देता है। और उसमें बहुत आसानी से, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो हम लोग स्टेशन मास्टर के निर्देश में काम करते हैं। स्टेशन देखना, ऑल राइट सिग्नल देना, थ्रू पास करना, सेंटिंग करवाना, या स्टेशन का ही काम होता है। तो हम लोग कुछ साल भर, 6 महीना, 1 साल में सारे काम को सीख जाते हैं, तो हम लोग लिए स्टेशन मास्टर बनना आसान हो जाता है या ट्रेन मैनेजर बनना आसान हो जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि पॉइंट्समैन जो है अगला ट्रेन मास्टर है, अगला स्टेशन मास्टर है या ट्रेन मैनेजर है, या फिर उसके मतलब मर्जी पे डिपेंड है। कॉमर्शियल क्लर्क, टीसी वगैरह भी अपना फ्यूचर देख सकता है। लेकिन ग्रुप डी में वैकेंसी अगर आती है जी सर, तो बच्चे प्रेफरेंस कौन सा डालेंगे? जैसे होता ना कि मतलब, हाँ, मेरे हिसाब से पॉइंट्समैन पहला प्रायोरिटी पे डालो, वर्कशॉप हो गया उसको डालो, और मतलब जो उसका फील्ड है वो देख के डालो। लेकिन पॉइंट्समैन हम चाहेंगे कि पहला स्टेज पे डालो। एसएनटी डिपार्टमेंट है, फिर सीएनडब्ल्यू है, ये सब डिपार्टमेंट भी बढ़िया है, बाकी अपने चॉइस के ऊपर, लेकिन कोशिश करो पॉइंट्समैन पहला डालो फर्स्ट प्रायोरिटी पे। जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का, उनके लिए मेजर पॉइंट क्या है? तैयारी मतलब क्या अभी वो करें? देखिए, तैयारी करने के अगर पीछे बात करें तो सबसे पहले तैयारी करने के पीछे एक किसी भी एग्जाम हो उसका होता है सिलेबस। उसके सिलेबस को समझना कि क्या क्या पॉइंट्स है, जो आरआरसी जो हमारा बोर्ड है वो जो सिलेबस जारी किया है उसको मतलब अच्छे से उसको पढ़िए, रीड कीजिए। दूसरा होता है क्वेश्चन बैंक, कि उसको क्वेश्चन बैंक को वो देखिए कि क्वेश्चन बैंक में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछ रहा है, उसके अनुसार तैयारी कीजिए। जैसे जो सब्जेक्ट होता है, जीके हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग हो गया, वो सारे क्वेश्चन वो तो आपको तैयारी करना ही है क्योंकि वो पार्ट ऑफ लाइफ है।
अब हमको ये देखना है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन कम पूछ रहा है तो थोड़ा सा उसको कम समय देंगे। अगर मैथमेटिक्स रीजनिंग इससे क्वेश्चन आता है और अगर हम मेरा तैयारी ठीक रहता है तो क्वेश्चन वहाँ से बनता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी बात है कि आप एक प्लानिंग सेट कीजिए कि अगर हम सेट बना रहे हैं, सेट दे रहे हैं, तो जो मेरा वीकनेस पॉइंट है, जहां हम जैसे हमको CI है SI में टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, तो उसको एक प्लानिंग सेट करके, एक प्लान सेट करके उस पर काम कीजिए। उसके ऑनलाइन ले लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए, या फिर कहीं से भी उसको सेट प्रैक्टिस कर लीजिए, उस क्वेश्चन पर ज़्यादा समय दे दीजिए ताकि वो अच्छा हो जाए। और जब अच्छा हो जाएगा तो धीरे धीरे आपका सेट जो है वो अच्छा लगेगा और नंबर जो है वो अच्छा उठना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रुप डी क्रैक करने के लिए कहाँ से क्या पढ़े थे, बुक को बता दीजिए। मेरे हिसाब से आज के मतलब जो दौर चल रहा है, स्टडी मटेरियल्स लिमिटेड रखिए। लिमिटेड कहने का मतलब हम जो फॉलो किए थे वो बताते हैं। यूडिटेरिया का एक नोट्स आता है, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं कि हमको पॉलिटी पढ़ना है, तो पॉलिटी में 20 से 30 पेज में जो मेन पॉइंट था सारा वो कवर कर लिया था। तो हम एक बार कवर कर लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के बदौलत रहे, लेकिन एक बेसिक जो रेफरेंस है ना, मटेरियल जिसको बोलते हैं, लिमिटेड रखे। रखने का मतलब ये कहना है कि किसी बड़े व्यक्ति ने कहा था कि 10 किताब को नहीं पढ़ो बल्कि एक किताब को 10 बार पढ़ो। इसी कारण हम बोलते हैं कि जो लिमिटेड सोर्सेस रखिएगा वो एकदम बैकबोन रखिए, उसको 4 बार 5 बार 10 बार जितना बार रिवीजन कीजिए। और बाकी तो वो फिर आप सेट दीजिएगा तो उसके अंदर नया क्वेश्चन आएगा तो उसका रिवीजन देखिएगा, धीरे धीरे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएगा, आप परफेक्ट बनते जाइएगा। आप ITI किए हैं? जी, कौन सा ट्रेड से? इलेक्ट्रिशियन। कोशिश कीजिए कि एक ग्रुप बना लीजिए, एक अच्छे दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए और उसमें पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उसमें मज़ा भी बहुत आएगा, क्योंकि करंट अफेयर वगैरह वो पढ़िएगा तो खुशी मिलेगा। जब क्वेश्चन पूछेगा आप बताइएगा तो अपने आप एक प्लस पॉइंट आएगा कि हम इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत सारी चीज़ें कभी कभी नेगेटिव ही हो जाएगा, कुछ लोग पैनिक भी हो जाएंगे नंबर के लिए, झगड़ा लड़ाई भी करते हैं, लेकिन पैनिक नहीं होना है, उस सिचुएशन को हैंडलिंग करना है और अच्छे से इंजॉय करना है। उस क्वेश्चन को बताना भी है, जहाँ नहीं आता वहाँ सीखना भी है। कुछ लोग उस टॉपिक है किसी का बढ़िया रहता है तो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो उसकी भी बातों को सुनना है, अपना पक्ष भी रखना है और अच्छे से तैयारी करना है। लेकिन जो लिमिटेड अगर सामग्री रखते हैं तो आप रिवीजन जितना बार कीजिएगा वो आपका अपना हो जाएगा। और रही बात कि वो आप फिर अगर आप फिर तैयारी करते समय जब सेट लगाइएगा तो वहाँ आपको वीकनेस समझ में आएगा कि मुझे CI में टाइम लग रहा है या SI में टाइम लग रहा है, तो उसको अलग से टाइम देकर उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे अगर हम बात करें कि असर्टेंस, कंक्लूजन, ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं रीजनिंग का पार्ट जो हम बनाते हैं तो हमको लगता है कि हम सही बना रहे हैं लेकिन आंसर गलत हो जाता है। इसके लिए क्या कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। 200-300 क्वेश्चन जो है जहां आपसे गलतियां हो रहा है, डायरेक्शन में समय लग रहा है, पजल में समय लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हमको समय कम करना है। क्योंकि वहाँ एग्जाम सेंटर में क्या होता है ना, प्रेशर रहता है एग्जाम का, तो वहाँ दिमाग जो है ना वो स्मूथली उतना काम करता नहीं है। और उसमें जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप टेक्निक सीखिएगा उतना आसान हो जाएगा। तो क्यों ना हम पहले से ही प्रिपरेशन करके रखें, हमको पता है कि इसमें हमको कठिनाइयाँ होती है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए अलग से क्वेश्चन को। और जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वो अपना हो जाएगा, और जब सवाल अपना हो जाएगा तो आपका एग्जाम अपना होगा, जब एग्जाम अपना होगा तो आपका नौकरी अपना होगा। बस यही सा। और नौकरी होने के बाद से बहुत खूबसूरत लड़की मिलती है रेलवे वालों को। हाँ वो तो है, वो तो खुद ब खुद डिमांड करके चला आएगा, उसके लिए आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप अपना नाम क्या बताएं? सर मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ। रणधीर जी, मैं एक आपसे बात पूछूंगा कि आपका अगला टारगेट क्या है, आप किस चीज़ का आगे सोच रहे हैं? मतलब ग्रुप डी में ही रहना है? नहीं, वो स्टेशन मास्टर बनना है। स्टेशन मास्टर। हाँ, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में है। NTPC का फॉर्म भरे हैं? हाँ सर, वो भरे हैं। हाँ, उसका भी फॉर्म भरे हैं। और बस वो वहाँ से हुआ तो ठीक है, ऐसे हो जाएगा, और ना होगा तो फिर डिपार्टमेंटल मेरे लिए सबसे। रणधीर जी का बात कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। हाँ, एक बार सर एक बात और कहना चाहेंगे कि एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आपको फिजिकल के लिए ध्यान देना है। ध्यान देने का इन सेंस नहीं कि कल से रनिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत सारा मेरे साथ मित्र को ऐसा हुआ था कि आजकल का जो जमाना है, रेलवे या कोई भी एग्जाम बहुत फास्ट हो गया है। एग्जाम लेगा नहीं, रिजल्ट दे देगा, रिजल्ट देगा नहीं, आपको PAT डेट डाल देगा। लेकिन जिसके लिए थोड़ा सा मतलब वो फिटनेस कहने का मतलब जिसकी हेल्दी है, या फिर जो हेल्दी नो भी है, बहुत सारा लड़कन का देखे हैं कि 80% स्कोर करने के बाद, 80 नंबर लाने के बाद वो दौड़ में छट गए, उनसे PAT क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा आप ये समझिए कि अगर तैयारी आपका अच्छा है तो मान के चलिए एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो फिजिकल के लिए क्या कीजिए ना कि हर संडे
थोड़ा सा 4 गो राउंड लगा लेते हैं या घूम लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, मतलब बी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि जैसा ही रिजल्ट होगा फिर आपको दौड़ के लिए आ जाएगा, माइंड पे प्रेशर हो जाएगा, और उसके लिए अभी से कुछ काम कीजिएगा तो वहाँ प्रेशर रिलीज रहिएगा और पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा, और पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा तो फिर आपका नौकरी हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इतनी सर इतना मेहनत करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद लोग फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करता है, यानी रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अच्छे मार्क्स आने के बाद फिजिकल में 10 सेकंड के लिए छट जाए, 1 सेकंड के लिए छट जाए, बहुत दुख की बात होता है। और रही बात सर कि आजकल चीफ का ज़माना है, 1 सेकंड अगर ऊपर हुए हैं तो आप डिसक्वालीफाई घोषित कर दिए जाइएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फिजिकल भी एक मेजर चैलेंजेज है, इसको हल्के में मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि 20 दिन बच जाएगा तो हम तो बहुत तीसमार खान हैं, दौड़ के हम ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं। ये मायने नहीं रखता कि अभी तीसमार खान है, जब आपका जिस दिन एग्ज़ाम है, पीटी है, उस दिन अब तीसमार खान बनते हैं कि ना बनते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और मेरे दोस्त, हम बहुत ऐसा देखे हैं कि बहुत अच्छे, देखने से हट्टा कट्टा लग रहा है लेकिन वो दौड़ में फेल हो गया। दिखने से आप कह नहीं सकते हैं उसको कि इससे दौड़ नहीं निकलेगा, लेकिन वो डिसक्वालीफाई हुआ है। तो वो ऐसा मत सोचिएगा, प्रैक्टिस सब कुछ करवाता है। और थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दीजिएगा, खाने पीने पर भी ध्यान दीजिए एकदम, और बी हैप्पी रहिए। और दूसरी, हाईली मोटिवेटेड रहिए। आप नेगेटिव चीज़ को ध्यान नहीं देना, नेगेटिव लोगों को मत सुनिए कि ऐसा है तो ऐसा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहता है, क्या रहता है, न रहता है। बी पॉजिटिव रहिए, सब कुछ होगा। और बस इतना ही कहना चाहते हैं। और बस समझिए कि ज़िंदगी एक ट्रेन की तरह होती है, जैसी ट्रेन जो होती है हर एक स्टेशन पर रुकती है, हम लोग का ज़िंदगी भी ऐसा ही होता है। हम लोग का हर एक स्टेशन पर रुकता है, स्टॉप करता है, फिर चलते हैं। लाइन कर्व सीधा नहीं होता है, थोड़ा कर्व होता है। तो ट्रेन की तरह चलिए, स्टेशन पर रुकिए, थोड़ा देर स्टॉप कीजिए, सदा के लिए नहीं रुकिए। अंततः वो जैसे ट्रेन डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, हम लोग ज़िंदगी ऐसे भी हम लोग लास्ट तक पहुंच जाएंगे। और एक दिन सिलेक्शन हो के आइएगा, ट्रेनिंग कीजिएगा और रेलवे में सेवा दीजिएगा। बहुत बहुत